कि डॉक्टर स्वामी आपने मोदी जी के सारे दस्तावेज तैयार कर लिए हैं और ऐसे दस्तावेज जिससे मोदी जी सीधा जेल जाएंगे। मुझे लगता है कि वो उसमें इतनी तथ्य हैं हाँ, कि वो जरूर उनको जेल जाना पड़ेगा। आपके पास ऐसे दस्तावेज हैं जिससे कि मोदी जी जेल जरूर जाएंगे। मुझे होम मिनिस्टर बना दो, मैं भेज दूंगा। मोदी जी की शेल्फ लाइफ इन पॉलिटिकल करियर आपको कितनी लंबी दिखती है भारत मुझे में? आश्चर्य होगा कि वो अपने जन्मदिन के तक निकल पाए कि नहीं, और उसके पहले ही कुछ हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका 4 पीएम न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास। आप मुझे कई प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं और आज से मैंने 4 पीएम न्यूज नेटवर्क के लिए भी काम करना शुरू किया है और मैंने सोचा कि आज की शुरुआत एक धमाकेदार इंटरव्यू से की जाए। और आज एक ऐसा दिन है जब बाजार में मार्केट्स में तबाही मची हुई है। 5 मिनट में 19 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए आज। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ रजीम है उसका कहर पूरी एशियाई मार्केट पर और पूरे भारत के मार्केट पर भी पड़ा है। जितने भी स्टॉक्स आप उठाकर देख लीजिए, चाहे वो बैंकिंग के स्टॉक्स हों, चाहे फिर वो आईटी सेक्टर के हों, क्या फिर वो स्टील के हों, या फिर वो मेटल सेक्टर के हों, हर सेक्टर का स्टॉक आज गिरा है। और आज कई लोग 1987 में जो तबाही हमने देखी थी, आज उसकी वजह से जिस तरीके की तबाही दिखी है, आज का सोमवार का दिन लोग ब्लैक मंडे के नाम से आज इसको बोल रहे हैं। थोड़ी सी रिकवरी हुई थी, उसके बाद 19 लाख करोड़ रुपए थोड़े इंप्रूव होकर 16 लाख करोड़ रुपए हो गए, लेकिन ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। लेकिन सवाल आज ये उठता है कि जब मोदी जी अभी अमेरिका गए थे, तो क्या मोदी जी और उनकी टीम ने क्या ये सोचा नहीं था कि इस तरीके की तबाही हो सकती है? क्या उनको ये नहीं पता था कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाएंगे तो ये सब हो सकता है? ये तो मूर्खता थी कि आप यूएस गए, आपने कोई भी चीज प्रीएम्प्ट नहीं की, आपने सोचा ही नहीं कि एक बार टैरिफ लगेगा तो क्या होगा, और आपने पूरे देश को इस तबाही के मंजर के बीच में ढकेल दिया। अब आज बेचारा निवेशक, आज इन्वेस्टर क्या करे? जो हमारी आर्थिक स्थिति है, आज उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मोदी जी ये कहेंगे कि भाई मैंने तो सब कुछ ठीक किया था, डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए जिम्मेदार है? आज इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और बीजेपी में मोदी सरकार के सबसे बड़े आलोचक भी हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इट्स अ रियल प्लेजर टू हैव यू ऑन 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। और आज पहली बार मैं आपका इंटरव्यू, डॉक्टर स्वामी का इंटरव्यू आज 4 पीएम न्यूज पर जा रहा है, सो इट्स रियली अ प्लेजर टू हैव यू। लेकिन आज आज का दिन सर ब्लैक मंडे कहला रहा है। इस ब्लैक मंडे के लिए कौन जिम्मेदार है, डोनाल्ड ट्रंप या प्राइम मिनिस्टर मोदी? प्राइम मिनिस्टर मोदी और कौन? दूसरे लोग जो भी करें दूसरे देशों में, हम्म। आपको तो अभी तो काफी समय मिल गया, इस पर तैयारी करनी चाहिए थी। किसको हम्म। इन्होंने कंसल्ट किया? उनके पास एक भी इकोनॉमिस्ट नहीं है। उनके जो बाबू लोग हैं, उनको तो इकोनॉमिक्स हो सकता है कि बीए में पढ़े हैं, परंतु उनको तो वो ज्ञानी नहीं है। तो इस कारण से वो पहले भी मैं आपको बताने चाहता हूं कि इस साल की जो ग्रोथ रेट हमारी थी, जो पहले 6% 7% ये सब बोलते थे, इस बार तो 4 साढ़े 4% से भी ज्यादा नहीं है। उसको छिपा के रखा है, अभी पेपर में नहीं आया, किसी अखबार में नहीं आया। तो मैं समझता हूं कि दोनों दोनों इसमें दोषी हैं, हमारे लोग भी। और जो ट्रंप ने किया वो तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग में वो कभी भी हो सकता है। इसके माने ये नहीं कि हम उसको दोष दें कि भाई हमारे देश में तुमने खराब कर दिया, आप तैयार नहीं थे। इसमें पूरा जो आपकी जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है। नहीं, लेकिन मजे की बात यह है कि जब मोदी जी हाल में अमेरिका गए थे, उनको तब तक पता था कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाएंगे। और अभी से नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत लंबे समय से कह रहे हैं कि भाई टैरिफ्स लगाया जाएगा क्योंकि अमेरिका के साथ बहुत ज्यादती हुई है। लेकिन फिर भी मोदी जी इस सिचुएशन को प्रीएम्प्ट नहीं कर पाए। आज सब लोग ये कह रहे हैं कि आज जो ब्लैक मंडे दिख रहा है, जिस तरीके से शेयर बाजार में तबाही है, उसके लिए केवल और केवल मोदी जी जिम्मेदार हैं। तो क्या डॉक्टर स्वामी, मोदी जी ने क्या अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया और अपनी पूरी अमेरिका विजिट को वेस्ट किया? आज एक अपॉर्चुनिटी थी उनके पास बात करने की, लेकिन वो बात नहीं कर पाए, या डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे बात की नहीं? क्या हुआ एग्जैक्टली?
मोदी के पास कोई टीम नहीं है, चापलूस लोग इधर उधर उसको घेरे हुए हैं, वही उसको पसंद भी है और इसीलिए उनको जानकारी नहीं होती। ये सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है, किसको इन्होंने कंसल्ट किया, किससे बात की, कौन सा इकोनॉमिस्ट से आपको ज्ञान मिला, ये मोदी बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। और इसीलिए जो अपने को आज तक अपने को बड़े ज्ञानी समझते थे, उनका जो पोल खुल गया है, उससे हम सब लोग संतुष्ट होनी चाहिए कि भाई कम से कम अब हम अंधे में जैसे घूमते हैं वैसे नहीं घूमेंगे हम। इसमें अब उनकी सजा, उनको सजा जो देनी है देनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि आज की जो घटना हुई है उसके बाद मोदी के इस्तीफा मांगनी चाहिए और उनको अब छुट्टी दे देना चाहिए। वो काफी यानी अब 2 बार यानी 10 साल तो वो पूरा उन्होंने कर दिया, अब 12वां साल में चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज उनको खुद सारी जिम्मेदारी स्वीकार करके इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन आपको लगता है कि मोदी जी इस बात पर इस्तीफा देंगे कि बाजार में तबाही है और वो इस बात पर इस्तीफा दे देंगे? तो ये तो बहुत ही दूर के सपने हम देख रहे हैं डॉक्टर स्वामी। ऐसा तो कभी हुआ मैं नहीं कि सपना नहीं देख रहा हूँ, मैं सुझाव दे रहा हूँ, मैं सुझाव दे रहा हूँ। उसको नहीं मानोगे तो और घटेगी मामला और हम और दिक्कत में होंगे और उसके बाद उनको भागना पड़ेगा। आज सोशल मीडिया पर लोग मीम्स बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो हमारी आर्थिक व्यवस्था थी उसको मोदी जी ने एक तरीके से गटर में डाल दिया। आपका क्या मानना है सर? ये इस तरीके की तबाही अगर होगी और होती रही और मोदी जी अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? आप तो खुद एक इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमी को फॉलो बहुत क्लोजली करते हैं। तो जिस रेट से मोदी जी चल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी कहाँ पर जाकर रुकेगी? नहीं नहीं, अभी तो नीचे ही जाएंगे। कौन सी ऐसी बात है जिससे लोग प्रभावित होकर अपने पैसा को लगाएं, मार्केट में जा करके जो दाम बढ़ाना है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास करें। इस सब हताश होकर बैठे हैं। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा दुखी है। वो तो अब जो साधारण चीज को खरीद सकते थे पहले, अब वो भी नहीं खरीद पा रहे। तो जब सारी जगह में आपकी फेल पहले से थी, ये आया एक झटका दिया है, उसमें आपका सारा पोल खुल गया है। तो मैं समझता हूँ कि मोदी को ये तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो जो जिनके पास ये शक्ति है वो इनको बाहर करे, ऐसा मैं समझता हूँ। नहीं, लेकिन आप जब ये कहते हैं कि मोदी की पोल खुल गई है, तो मोदी की पोल किसने खोली? डोनाल्ड ट्रंप ने खोली है या फिर जो ये सिचुएशंस अब उभर कर आ रही हैं और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को ट्रीट किया है, उस चीज ने उनकी पोल खोली है? नहीं, वो सब तो आपके अखबार वालों से वो सब वाइट वॉश कर देते हैं। जैसे वो गए और बड़ी स्वागत हुआ, ये सारी अखबार में आती है, तो ये सब बकवास थी। परंतु जो आज है वो है यानी ठोस जो हुआ है वो है हमारी स्टॉक मार्केट में, हमारी मार्केट में कई जगह में। ये इसको तो कोई छिपा नहीं सकता। ये सीधा सबके ऊपर ये कटाक्ष बनती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आज जो है लोगों का आंख खुल गया है और मैं समझता हूं कि अब ये कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे मोदी प्रधानमंत्री बने रहे। लेकिन डॉक्टर स्वामी आपको क्या लगता है कि ये जो मार्केट इरोजन, इतना ज्यादा मार्केट कैप इरोजन दिख रहा है, 19 लाख करोड़, उसके बाद 16 लाख करोड़, ये कितना और लुढ़केगा मार्केट? क्योंकि अब सब ये कह रहे हैं कि भाई अब आपको मार्केट में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक में पैसे लगा लगा कर वो पैसे कमाते हैं। आज उनके लिए कितना बड़ा धक्का है और आज मोदी जी ने कितना मायूस किया है इन सारे इन्वेस्टर्स को। आज आपकी आंख खुली है। मैं तो कहता हूँ पिछले 2 महीने से ये हो रहा है हमारी स्टॉक मार्केट में और कोई इसका प्रचार नहीं कर रहे थे, कोई अखबार में नहीं आ रहा था, कोई इस पर बात नहीं करते थे। ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट होने के कारण पब्लिक भी इतनी दिलचस्पी नहीं थी। तो इस में मैं कहता हूँ कि जो आज की परिस्थिति है वो उसकी जो अंत में जो होना है वो दिखाई पड़ रही है। परंतु जो आपके सामने जो
मामला खड़ी हुई थी, वो तो पहले से हमें, मैं कहता हूँ कि आप अब देखेंगे, मेरी जो बयान है उसमें मैंने बार बार कहा है कि इकोनॉमी बड़ी बड़ी बुरी हालत में। जैसे चाइना ने हमारी जमीन ले ली, उसको सब मोदी ने कहा कि कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, और झूठ निकला। अब उन्होंने सरेंडर भी कर दिया चाइना को कि अच्छा ले लो और हम नया दस्तावेज लाएंगे आपके सामने। इसी प्रकार से यहाँ भी किसी ने, कौन है इकोनॉमिस्ट? निर्मला सीतारमन को तो एबीसी भी नहीं पता है, और ना वो कुछ करती है, वो उसको बाबू लोग भेजते हैं और दस्तखत करती है, इससे ज्यादा नहीं करती। तो ऐसे सिचुएशन में ये हमारी इकोनॉमी को कैसे ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये तो आप ही अनुमान लगा सकते हैं। अभी मैं चाइना के सवाल पर भी आऊंगी डॉक्टर स्वामी, लेकिन आज बहुत सारे जो पिंक न्यूज़पेपर्स हैं, यानी कि जो बिजनेस न्यूज़पेपर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि दिस इज ऑलमोस्ट लाइक एन इकोनॉमिक न्यूक्लियर वॉर, यानी कि आर्थिक परमाणु युद्ध की तरह एक स्थिति है। और सिर्फ ये एशियाई मार्केट में और भारत के शेयर मार्केट में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में इस तरीके से टैंकिंग डाउन ऑफ मार्केट शेयर्स अगर हो रहा है, तो ऐसे में मोदी जी भारत को कैसे बचाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये, हमारे निवेशकों को कौन बचाएगा? क्या मोदी हमारे निवेशकों को बचा पाएंगे? क्या आज मोदी ने इतनी क्षमता देश में खड़ी कर ली है, आर्थिक क्षमता, कि हम अपने आप को इंसुलेट कर सके इस शॉक से? जी डॉक्टर स्वामी। आप मुझे पूछते हैं तो मैं कहता हूं कि पहला कदम होगा मोदी इस्तीफा देकर जाएं या उसको निकाल दें। आरएसएस कह दीजिए, कह सकते हैं उनको कि आप घर जाओ। वो तो हो नहीं रहा सर, मुझे तो नहीं दिख रहा फिलहाल कि कोई भी मोदी को हटाने की स्थिति में है, और आरएसएस भी। फिर तो सवाल ही पूछना आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि कोई नहीं कर सकता। वो तो किसी और को आने भी नहीं देते, किसी से बात भी नहीं करते, और कोई उनको समझाने की कोशिश में, उनको तो समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि वो तो ज्यादातर अनपढ़ ही हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आज इसमें हो गया ये की जगह में, हम जिन लोगों ने आपको इस खड्डे में डाल दिया है उनका छुट्टी करनी चाहिए, और जो प्रभावी लोग हैं हमारी पार्टी में, उनको बैठ करके एक नया टीम बनानी चाहिए, और उस टीम से हम निकल सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है जो निकलने में। सर आपने कहा कि प्रभावी जो लोग हैं हमारे पार्टी के, उनको थोड़ा-सा पहल करनी चाहिए और मोदी की छुट्टी करानी चाहिए। आपके हिसाब से कौन है वो प्रभावी लोग जो मोदी की छुट्टी कराएँगे? सबसे ज्यादा तो आरएसएस है। उन्होंने तो वैसे लगभग बहुत बड़ी चीज की है। अभी जब उनको नागपुर में बुलाए थे, उनको लेकिन साफ कह दिया आरएसएस से गया तो कि उन्होंने सुलह कर लिया। आरएसएस से तो उन्होंने सुलह कर लिया डॉक्टर स्वामी, ये बोलकर कि भई ये आरएसएस तो तो अब आपकी जो जानकारी होगी वो होगी, मेरी तो जानकारी ऐसी नहीं है। आरएसएस भी कोई भंडाफोड़ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये सब हमारी ही जो नुकसान होगी। आखिर में हम ही ने तो उसको बनाया था। तो इन्होंने फिर उसके बाद उसने देशद्रोही किया एक प्रकार से, कि हमारा किसी की सलाह नहीं ली, जो वो अपने आप जो उसके दिमाग में आता था वो करता था। या वो जो एक बिजनेसमैन था, अमेरिका ने उसको जेल में डालने के लिए प्रयास कर रही है, उसकी बात सुनता था। तो परंतु उसने कभी इकोनॉमिस्ट को नहीं बुलाया। पार्टी में जिनको इकोनॉमिक्स का जानकारी है उनको भी नहीं बुलाया। तो इसीलिए ये सारी जिम्मेदारी उनकी है, इसीलिए उनको आज इस्तीफा देकर जाना चाहिए। डॉक्टर स्वामी, आपसे बड़ा इकोनॉमिस्ट तो बीजेपी में कोई नहीं था। आपसे क्यों नहीं सलाह ली? मोदी को एक बार भी नहीं लगा कि वो आपसे एक बार सलाह लेते, एक बार कुछ आपसे पूछते? वो तो इतना डरते हैं कि मैं राम मंदिर दूंगा तो वहां घुस जाएंगे और ऐसा बनाएंगे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं राम मंदिर में, परंतु सारी जो मैंने किया उसको अपना बना दी। इसी प्रकार से अभी यानी राम का जो उन्होंने उन्होंने जो बनाई है बंदरों के साथ लंका जाने के लिए, उसमें भी वो जैसे उन्होंने कुछ ऐसा कुछ नया दिखाया, किसी की और की वो बात नहीं करते। आप राम सेतु की बात कर रहे हैं, आप राम सेतु राम की बात सेतु, हाँ, राम सेतु में इनका क्या नहीं योगदान है? कुछ नहीं है। मैंने ये कहा था उनको कि राम सेतु को तो मैंने कोर्ट में बचा दिया, परंतु अब उसकी जो मरम्मत करनी है, उसको जो एक राष्ट्रीय धरोहर घोषित करके उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसका नहीं चाहिए, नहीं किया।
फिर गडकरी ने उनसे कैबिनेट में बोला तो गडकरी पर टूट पड़े। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आज उनकी जो प्रायश्चित करने का समय आ गया है और वो इस्तीफा दे करके वो चले जाना चाहिए। लेकिन सर, किसी को विश्वास नहीं होता कि मोदी जी की छुट्टी हो जाएगी या मोदी जी अपनी गद्दी छोड़कर चले जाएंगे। ये सब तो कहने की बातें हैं। हम लोग पिछले 2 साल से, मैंने तो आपका इंटरव्यू फिर पता नहीं कितने फिर और डूबो, और हर और डूबो, प्लेटफॉर्म पे आप सरकार फिर अकल आएगी, फिर आपको पता लगेगी, लोग खड़े हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में ऐसा कहते थे लोग। चाइना ने जो किया उसके बाद कहाँ जवाहरलाल नेहरू थे, वो तो जिंदा भी नहीं रह सके, उनकी सारी जो हौसला थी टूट गई थी। तो हमारे देश बर्दाश्त तो बहुत देर तक करेगी, परंतु इस ऐसे ही ये इकोनॉमी बड़ा इस प्रकार से टूटते रहेगी, गिरते रहेगी, तो मैं कहता हूं कि लोग सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन लोग जिस तरीके से इस समय हताश हैं, लोग निराश हैं, इन्वेस्टर्स, कि आज जिस तरीके से सबके पैसे लुढ़के हैं मार्केट में, एक तरीके से स्वाहा हो गया पूरा मार्केट। आज सुबह से मैं देख रही थी, द मार्केट्स वर इन एब्सोल्यूट रेड। और आज क्या ये चीज मोदी जी को नजर नहीं आ रही है कि आज किस तरीके की हाहाकार की स्थिति बनी हुई है? मोदी जी क्या अभी भी लोगों को यही बताएंगे कि हम विश्व गुरु हैं? हम किसी न किसी तरीके से, और निर्मला सीतारमन जो बार-बार कहती रहती है, अरे हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बिल्कुल सही है, हम गलत नहीं हो सकते, हम बिल्कुल सही हैं। आज क्या सरकार का रिएक्शन क्या होगा ऐसे में? तो आप मीडिया के लोग जाकर उसको घेर के पूछो कि अब क्या कहना है आपको, उनका पोल खोलो, उनकी जो अज्ञान है उसको स्पष्ट करो पब्लिक में, ये करनी चाहिए। अब आप किसी का हिसाब नहीं लेते तो फिर कौन फिर आपके लिए काम करेगा? तो थोड़ा तो भय होना चाहिए। अब ये है मौका कि इस तरीके से आप लोगों को धोखा देंगे तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। सर, आप जिस मीडिया की बात कर रहे हैं, वो मीडिया तो शायद उड़न छू हो गया पता नहीं कब। और वो मीडिया जो हिसाब लेता था डॉक्टर मनमोहन सिंह से, और उनके कितने मंत्री तो चले गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उस समय मीडिया ने हिसाब लिया था। आज वो हिसाब लेने वाला तो मीडिया है ही नहीं सर, तो मोदी जी से कौन हिसाब लेगा? नहीं, जब और थोड़ा पिटेंगे उसके बाद सबकी हौसला बढ़ेगी। नहीं, फिर कैसे तो पिटेंगे? आप कह रहे हैं मोदी जी और पिटेंगे, क्योंकि कैसे? जिंदा रहना है तो चापलूसी से जिंदा नहीं रह सकते। तो इसीलिए हमारे देश में लोग, मैंने देखा युद्ध में भी, जब लोग कहते थे कि चाइना ने हमारी बुरी हालत कर दी थी 1962 में, उसके बाद पब्लिक खड़ी हो गई। और फिर लाल बहादुर शास्त्री आए, उसको पहले मजाक में कहते थे वो चिड़िया है, ये है वो है, परंतु उन्होंने पाकिस्तान को जो उखाड़ के फेंक दिया, उससे हौसला बढ़ी। और उसके बाद चीन को भी हमने जगह दिया। मोदी ने तो सरेंडर कर दिया चाइना के सामने। उसके पीछे और कोई कारण हो सकता है, हमारे मिलिट्री का कारण नहीं है। हमारी मिलिट्री को नहीं कहा कि भाई ये लोग हमारी जमीन पर आए हैं, इनको निकालो। मैंने 2020 ये 4-5 साल पहले मैंने कहा था कि चाइना आ गई है। चाइना को मैं अच्छी तरह जानता हूं, उनका भाषा जानता हूं, उनके लोगों को जानता हूं। तो मेरे जानकारी के अनुसार मैंने कहा चाइना आ गई है, हमारी जमीन को ले ली है, और हम सब चुप हैं। तो मोदी ने कहा कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं, ऐसे ही स्वामी प्रचार कर रहा है। नहीं, आज मैं चाहता हूं कि हमने संधि की है चाइना के साथ और पब्लिक को नहीं दिया, सब पार्लियामेंट को नहीं दिया। डॉक्टर स्वामी, आपने मेरे कितने इंटरव्यूज में ये बातें कही हैं कि चाइना की जमीन कैप्चर चाइना कर चुका है भारत की जमीन को, लेकिन आज तक मोदी जी या मोदी जी की सरकार की तरफ से कोई भी क्रेडिबल आंसर नहीं आया। लेकिन हाल में जो हमने देखा था कि जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो चाइनीज एम्बेसडर के साथ केक काटते हुए नजर आए थे, उस समय भी कई विपक्षी दलों ने पूछा कि भाई हम केक किस लिए काट रहे हैं? आपको क्यों लगता है क्यों मोदी जी ने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा केक काटने के लिए? उसकी क्या जरूरत थी? केक क्यों काटा जा रहा है? ये गया क्यों? ये कोई कुत्ता तो नहीं है कि उसको टुकड़ा देकर भेजें। उसको कहना चाहिए था कि भाई ये मेरी जानकारी, मेरी बुद्धि के अनुसार अभी चाइना के साथ कोई अच्छी बात नहीं करनी चाहिए। पब्लिक में बड़ा उसका उल्टा होगा।
मैं भी मिनिस्टर रहा एक बार चंद्रशेखर के साथ, उसके पहले, उसके बाद नरसिम्हा राव के साथ मेरे मिनिस्टर रैंक पोजीशन था। हम तो ओपनली कहते थे और वो ओपनली सुनते थे। यहाँ तो सब डर रहे हैं, कुछ वो मुंह खोल देंगे तो उनको निकाल देंगे, इस डर में सबकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है। तो लेकिन ऐसी स्थिति देखो क्या में उनसे कहना कि वो जाकर कहेंगे, वो नहीं कह सकते। डॉक्टर स्वामी, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि मोदी जी में ऐसा क्या डर छुपा हुआ है जो सबकी रीढ़ टूट जाती है उनके सामने। कोई अपनी स्पाइन पर खड़ा नहीं हो पाता, कोई उनकी अपनी स्पाइन पर उनसे सवाल नहीं पूछ पाता। नहीं, मैं ऐसा तो क्या खड़ा है हूँ, मोदी जी? नहीं, आप कोई खड़े नहीं हैं। मत। हाँ, डॉक्टर स्वामी खड़े हैं, अनडाउटेडली अनडाउटेडली डॉक्टर स्वामी खड़े हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो लोग पार्टी के अंदर हैं, क्या उनकी अंतरात्मा मर चुकी है कि मोदी जी के सामने एक सवाल कोई नहीं पूछ पाता? पहले पहले जिनको इन्होंने चुनकर भेजा है पार्लियामेंट में, या वो जिनको उन्होंने मंत्री बनाया है, ये सब का पहले उन्होंने रीढ़ की हड्डी है कि नहीं उसका एक्सरे करने के बाद इनको दिया है। और ये सब ऐसे ही हैं। ये कोई भी आ जाए, चाइना आ जाए तो वो साष्टांग दंडावत करेंगे, साष्टांग दंडावत करेंगे। तो ये मोदी के सामने घुटना टेक कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनके चरित्र ऐसा ही है और ये इनको मोदी ने चुनकर ऐसे लोगों को बनाया है। निर्मला सीतारमण खड़ी हो सकती है भी, मैं जानता हूं उसकी वो भूमिका क्या है, वो कभी नहीं खड़ी हो सकती है। उनका पति उनको छोड़कर चले गया, वो क्या क्या बोल रहा है, उससे अगर उसको देखिए। चाइना चाइना इतना अत्याचार भारत के ऊपर कर रहा है, भारत की जमीन को कैप्चर कर रहा है, फिर मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो चाइना के सामने भी साष्टांग करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी साष्टांग करते हैं? हम, आखिर हम, मोदी जी को वो क्या गया है? हमारे अखबार वाले क्यों नहीं इसको छापते कि चाइना यहाँ आ गया है? जमीन जो हमारी थी और जहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं था उसको उन्होंने ले लिया है, और मोदी ने भी उसको हाँ में हाँ मिला लिया है। तो ये कहीं नहीं आ रही है। ये तो जैसे सोवियत यूनियन में जब स्टालिन था वैसा है, और आखिर में उसका परिणाम हम सब जानते हैं। जब पहले हिंदी चीनी भाई भाई कहते थे, तो ये तो जवाहरलाल नेहरू कहते थे किसी को बोलने के अधिकार नहीं। मोरारजी देसाई एक बार पार्लियामेंट में कह दिया तो सब उसके ऊपर टूट पड़े कि तुम अमेरिका का एजेंट हो, तुमने इसीलिए कहा है ये सारी चीजें। मुझे भी ये अमित शाह जो है वो पहले एक दिन कहने लगा हो स्वामी चाइना का आदमी है, उसके बाद उसको डंडा मिली जहां से मिलनी चाहिए, उसके बाद उसने बोलना बंद कर दिया। परंतु बाकी लोगों को आपने इस कहा कि प्रकार की अमित शाह बात को नहीं डंडे है। पड़े। आपने कहा अमित शाह को डंडे पड़े इस बात के लिए, बोलने के लिए कि डॉक्टर स्वामी चाइना का चाइनीज एजेंट है। तो हाँ, कि कहाँ से उनको फटकार मिली होगी अमित और शाह को? वो तो बीजेपी एक ही कर सकते हैं, वो आरएसएस कर सकती है। कोई आरएसएस का लीडर ने जाकर किया होगा, मैं नहीं जानता, मुझे किसी ने बताया नहीं, पर उसके बाद वो चुप हो गए, कुछ क्या बोलते आपकी नहीं है। आरएसएस के लोगों से बातचीत होती है डॉक्टर स्वामी? अभी तो कोई जल्दी कारण नहीं है मुझे बात करने के लिए, मिल जाएंगे तो फिर तो बहुत बात होती है। नहीं, लेकिन लेकिन आपने मुझे कहा मुझे मुझे उनसे कुछ कुछ कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। एक एक शुरू में मैं हर 2 महीने के बाद मोहन भागवत को मिलता था, और फिर उसके बाद सारी बातें हो गई थी, तो मैंने कहा अब आगे से मिलने की जरूरत नहीं है। और तो मैं तब मिलूंगा, बट आरएसएस के लोग इधर उधर मुझे मिलते रहते हैं। मैं कभी एयरपोर्ट में जाऊंगा तो मिल जाएंगे, तो फिर वहां बैठ के बातचीत करेंगे। हमारी तो वो एक रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे मिलने की जरूरत नहीं है। जो जो वो निर्णय करते हैं वो तो मैं मानने वाला हूँ, और ये यदि मुझे कुछ कहना है तो मैं कह दूंगा, वो सुन लेंगे, तो ये तो होगा ये। डॉक्टर स्वामी, एक नया रीअलाइनमेंट देश में मिल रहा देखने को मिल रहा है। पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की मैं बात कर रही हूँ, जब से वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ लोकसभा और राज्यसभा में। अब आप ये देखिए कि जेडीयू के अंदर लोग इस्तीफा दे रहे हैं, आरएलडी के अंदर लोग इस्तीफा दे रहे हैं और काफी दबाव में लग रहे हैं नीतीश कुमार और जयंत चौधरी जैसे लोग। आपको लगता है कि ये लोग एक ऐसी स्थिति आएगी जब मोदी जी से अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे? क्या ये लोग अपना समर्थन मोदी जी से वापस लेने की स्थिति में दिखते हैं आपको? और उसके पहले मोदी को छुट्टी कर देना चाहिए।
नहीं तो नहीं, छुट्टी ये की बाद में बात ये करते हैं। आपको लग रहा है कि सरकार गिरेगी? छुट्टी नहीं, तो जब नहीं होगी। सरकार सरकार इतना जल्दी गिरेगी नहीं, क्योंकि ये नहीं, लोग भी मेरा मतलब है कि सरकार के बिना तड़पेंगे, क्योंकि उनको कोई कुछ देने वाला नहीं है। तो हुँ, जो उनके पास है, आज है, दुखी हैं, वो आलोचना कर सकते हैं, मिलकर बोल सकते हैं, परंतु हुँ। वो छोड़ नहीं सकते। अब दूसरे कोई पार्टी उनको आकर अपने कंधे में बैठाएँगे, ये एक अभी तो किसी के वो हैसियत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो कभी नहीं छोड़कर जाएँगे। हाँ, आपने कहा कि मोदी जी की छुट्टी पहले हो, उसके बाद देखा जाएगा, तो इसका मतलब हाँ, ये है कि जो ये बैसाखियाँ हैं, चंद्रबाबू हाँ, नायडू, नीतीश कुमार, चिराग हाँ। पासवान जयंत चौधरी, ये जो मोदी जी की बैसाखियाँ हैं, क्या ये लोग एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर मोदी जी हट जाएँगे और फिर सरकार एनडीए की चलती रहेगी? क्या ये लोग नहीं, ऐसी ये इन किसी को हिम्मत नहीं है ये सब। और क्या कारण है मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी में नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं कहूँगा। वो आए हैं हमारी पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई, और मेरे कहने पर ये चले जाएँ और सरकार गिर जाए तो सारा बोझा तो मेरे ऊपर होगी। तो मेरा तो 1 पॉइंट प्रोग्राम है, मोदी निकल जाए, उसके बाद पार्टी जिसको बनाना प्रधानमंत्री बना दें। और मैं समझता हूँ कि बहुत शीघ्र ही हमारी पार्टी और सरकार और हमारी जो अर्थ प्रणाली है वो सुधर जाएगी। लेकिन डॉक्टर स्वामी एक चीज़ आप तो बहुत टाइम से ये बात कहते आए हैं, आपने हमेशा मोदी जी का विरोध किया, आपने कहा कि भई मोदी ठीक नहीं है पार्टी के लिए, आपने कई प्लेटफ़ॉर्म्स पर मेरे साथ बातचीत में भी ये बात कही। लेकिन कोई भी मोदी को हटाने की स्थिति में नहीं है। हम तो मैं तो पिछले आपको 2-3 सालों से सुन रही हूँ, ये बात कहते हुए लेकिन ना आरएसएस सुनता है, ना बीजेपी के अंदर कोई इस बात को सुन रहा है। तो आपको लग रहा है कि कोई कभी भी कोई मोदी जी के खिलाफ कोई बात सुनेगा, बीजेपी के अंदर या आरएसएस के अंदर? नहीं, मैं समझता हूँ कि वो सब समझते हैं कि समय ये उपयुक्त समय नहीं है, हुँ, ये अच्छा समय नहीं है, इस तरीके से ही कहते हैं। मुझे ये नहीं कहते हैं कि नहीं तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो, ओके। या ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो जब मोदी जाता है उनके पास, वो कहते हैं कि भाई वो तो इंटेलेक्चुअल है, बड़ा इंटेलेक्चुअल है, इकोनॉमिस्ट है, ये है, उसने इमरजेंसी में क्या ना अच्छा काम किया, उसने हमारी राम मंदिर को बचा दिया, उन्होंने राम सेतु को बचा दिया, इन सारी चीज़ों को सुनाते हैं उनको। कहते हैं कि भाई ये अभी जो क्या है, अकेला वो बोलते रहता है, तुम्हें चिंता नहीं करनी है। तो मोदी का मुझे मुझे मेरी रक्षा तो करते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, तो बस वो काफ़ी है मेरे लिए। तो आप इतना मुखरता से बोलते हैं, तो आपकी जो रक्षा या सुरक्षा वो आरएसएस करता है, वरना बीजेपी नहीं, के लोग आरएसएस नहीं करता है। आरएसएस हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। हुँ, मैं तो आरएसएस का मेंबर नहीं हूँ ना, तो हुँ, मुझे कुछ मिलाना या अंदर कमरे में लेकर के बताना, ये वो होगा नहीं मेरे साथ। परंतु एक दोनों में एक फीलिंग है कि भाई हम कई समय इमरजेंसी में साथ रहे, हुँ। कई इश्यूज में हम उनके साथ रहे। मेरे जो विचार हैं वो तो आरएसएस के साथ संपूर्ण रूप से मिलता जुलता है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि उनका ये है कि भाई ये हमारी पार्टी के साथ है, इनकी सिद्धांत हमारे साथ है, तो इसीलिए इनको इनके साथ बस लड़ो, उसको कुछ मिनिस्टर मत बनाओ, उसको कुछ जगह मत दो, एमपी बनने मत दो, परंतु इस सारा चीज़ से उसको कोई फ़र्क नहीं होना है। वो तो कितने बार एमपी बन गए, कितने बार मिनिस्टर पहले ही बन गए। तो इसीलिए मैं समझता हूँ वो एक काइंड ऑफ एक शॉक ऑब्जर्वर हमारे लिए है, और हुँ। वो पर्याप्त है मेरे लिए। लेकिन अब मोदी जी का सितंबर में बर्थडे भी आ रहा है और उस बर्थडे पे सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी 75 साल के हो जाएँगे, मोदी जी हटेंगे या नहीं हटेंगे, सब अटकलें लगा रहे हैं। लेकिन हटते मैं हुए मोदी जी नज़र नहीं आ रहे। अब तो लोग उल्टा कहने लगे कि वो तो 2029 में भी प्रधानमंत्री बनेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया इस बात को। और ठीक है, वो उनको कहते रहने दीजिए, जो यदि मोदी चले जाएँगे इस साल, तो फिर उनसे पूछिए, उनको टीवी में खड़ा करके सवाल पूछिए। सो नहीं, ऐसा लेकिन आपको ऐसा लग ही रहा है कि होगा। आपको लग रहा है कि मोदी जी अगर तीसरी मतलब 2029 में भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं?
नहीं, नहीं, नो चांस। वो तो एक महीने से ज़्यादा होंगे, वो भी मुझे आश्चर्य होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि 1 महीने से ज़्यादा वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? मतलब नेक्स्ट मंथ उनकी छुट्टी ऐसा हो जाएगी? ऐसा मैं मेरी अनुमान है। हुँ, जो बातें हुई हैं मेरे साथ इधर-उधर और अनौपचारिक बातें, हुँ। उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ। और मैं तो खुला बोलता हूँ, आप जानते हैं, कभी कुछ छिपाता नहीं हूँ। मुझे नहीं, किसी ने कहा तो मैंने बता दिया। आपने कहा कि जो आज आपकी आज ये न ज एक आम राय बनी है कि हुँ, हम आगे नहीं बढ़ सकते, मोदी प्राइम मिनिस्टर है तो। तो उसको आपने जाना ये कहा कि चाहिए अगले और 1 ऐसा महीने नहीं जाना चाहिए जिससे गंदगी फैले। नहीं, आपने कहा कि 1 महीने में मोदी जी की छुट्टी होगी। आपको ऐसा अनौपचारिक मुझे ल ऐसा मुझे लगता है, और ऐसे आज की घटना हो जाए इस प्रकार से और इससे हम बाहर निकल नहीं सकेंगे, तो निश्चित इसकी छुट्टी होगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि विदेशों में जो बड़े-बड़े देश हैं, ये हुँ, सब इसके खिलाफ हो गए। इसीलिए आजकल वो अ, थाईलैंड जाता है या श्रीलंका जाता है हुँ। या मॉरिशस जाता है, तो उनको कोई बुलाने के लिए तैयार नहीं है अब। सब कहते हैं कि भई तुम अपने घर में रहो। नहीं, तो क्या अब मोदी जी एक बैगेज हो गए हैं इंडिया के लिए, भारत के लिए? हाँ, वो बात ये है, जो आपने बहुत बड़ी मीठी भाषा में कहा है। हम नहीं, तो इसको थोड़ा कठोर कड़वा भाषा में कड़वा वो भाषा में कह सकते हैं, वो परंतु मैं मूल बात आपकी सही है। यानी कि मोदी जी आप कह रहे हैं कि भारत के लिए बोझ हो गए हैं। हाँ, ये नेचुरली, बिकॉज़ उसके पास कुछ आइडिया ही नहीं है। क्या है उसके आइडिया, कोई कुछ करने के लिए कौन से परिवर्तन करेंगे? कोई आया ही नहीं, कोई गया नहीं, चाइना के बारे कह दिया। एक हुँ। उसको तो माफ़ी माँगना चाहिए। मैंने गलती से ये मुझे गलत सूचना मिली, मैंने कह दिया और चाइना यहाँ चले गया, वहाँ आ गया। उल्टा उन्होंने जाकर ज़मीन ही दे दिया चाइना को, जो लेकिन हमारी है। कभी-कभी each time I interview you, you say this about the land which has been captured by the Chinese. You also say that Modi should apologize. You also say that Modi should resign. लेकिन कोई भी ऐसी चीज होती हुई नजर नहीं आती दूर दूर तक और लोग कहते हैं कि अरे भाई आप लोग बात करते रहिए बहुत लोग मुझे सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि अरे भाई आप लोग तो बात करते रहिए लेकिन मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले वो यही रहेंगे वो ठीक है, वो तो मैंने सुना था जवाहरलाल नेहरू के बारे भी और सोनिया इंदिरा गांधी के बारे भी। इमरजेंसी, अब तो कोई इमरजेंसी हटने वाली नहीं है। तुम कितना भी चिल्लाते रहो, कुछ भी करो। और मैं उस समय मौज ले रहा था, कभी विदेश गया, कभी आया, पार्लियामेंट में गया। इंदिरा गांधी मुझे पकड़ नहीं गई, इतनी चिड़ी। क्या मैं बोलूं, मेरी सारी सामान, देश के घर में जो सामान थे सब उठा। मेरी दो लड़कियां जो हैं, जब मैंने 5 साल और 3 साल, अब उनको परेशान करके पुलिस आती थी, तो ऐसे ही सब हमने सहन किया। पर अंत में इंदिरा गांधी को जाना पड़ा, उसको जेल भेजे हम। 20 दिन उसने तिहाड़ जेल में पूरा काटा उसने। तो मैं उसके बाद इंदिरा गांधी बदल गई। आपने इंदिरा गांधी को जेल भेजा तो क्या मोदी जी को भी जेल भेजने का प्लान है जरूर कई ऐसे बातें हैं जिस पर हमें जांच करनी पड़ेगी, और जैसे कि कौन से हैं ऐसी बातें वो बाद में बताऊंगा। नहीं कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको आपको वो लगता तो है कि मैंने कहा ना, मैं अभी तो बताऊंगा नहीं, परंतु जरूर ऐसी बातें हैं जिसमें सारा पार्टी एक हो ऐसी जाएगी। कौन सी सीक्रेट बात है जो आप अभी नहीं शेयर नहीं कर सकते नहीं, नहीं, हम अभी उसका समय नहीं आया, तो काहे को मैं बोलूं। फिर आप पूछोगे क्या प्रूफ है, कहाँ से लाए हैं, ये सारी हम्म, चीजें बढ़ाते जाओगे आप। यानी कि आप अभी अभी रहने प्रूफ दीजिए। मैं इतना कहूंगा कि इन्होंने जितनी इन्हें अपराध की है, इस अपराध के कारण ये जरूर जेल जाएंगे। no but you said that you are in the process of collecting the evidence is that नो, what you आई said डोंट हैव टू कलेक्ट, आई हैव ऑलरेडी कलेक्टेड, आई हैव गॉट इट विद मी। oh, you already collected the evidence आई तो हैव गॉट इट। तो आप वो अगर सबूत आपने इकट्ठे कर लिए हैं मैं मोदी जी के खिलाफ पीआईएल डाल सकता हूँ चाहिए तो, बट नहीं नहीं तो डालूंगा। पर क्यों नहीं डालेंगे जब आप मोदी जी का विरोध क्योंकि कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि भाई मैं तो पीआईएल जब डालता हूँ जब मुझे लगता है कि मैं इसको आंखी तक ले जा सकता हूँ। जैसे राहुल गांधी का मुझे कब कब मिला, दो 2017 में मिला था कि इसने ब्रिटेन का लिया है। मैंने कहा अभी मैं बोलूंगा तो फिर सब ना कहेंगे, कोई ऐसी बात निकालेंगे, सब हो जाएगा।
तो इसकी सारी दस्तावेज तैयार करनी चाहिए। उसके बाद मैं कोर्ट में गया, दिया है, अब वो फंस गया है। यानी कि डॉक्टर स्वामी आपने मोदी जी के सारे दस्तावेज तैयार कर लिए हैं और ऐसे दस्तावेज जिससे मोदी जी सीधा जेल जाएंगे। जेल भेजने वाले तो हमारे जो न्यायाधीश हैं वो ही फैसला कर सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि वो उसमें इतनी तथ्य है कि वो जरूर उनको जेल जाना पड़ेगा। नहीं, तो मैं वही पूछ रही थी कि आपके पास ऐसे दस्तावेज हैं जिससे कि मोदी जी जेल जरूर जाएंगे। जाना चाहिए, मैं कहूँगा कि जरूर जाएंगे, तो मैं कह नहीं सकता, मेरे हाथ में नहीं है। मुझे होम मिनिस्टर बना दो, मैं भेज दूंगा। ओके, सो अब आज जो हमारा पूरा कॉन्टेक्स्ट था बात करने का, दैट वाज द ब्लड बाथ व्हिच वाज सीन इन द मार्केट एंड जिस तरीके का ब्लैक मंडे दिखा, आपने कहा कि मोदी जी को उसके लिए इस्तीफा देना चाहिए, मोदी जी की इस पर छुट्टी होनी चाहिए। अब वो होगा या नहीं होगा ये पता नहीं है, लेकिन मोदी जी की शेल्फ लाइफ इन पॉलिटिकल करियर आपको कितनी लंबी दिखती है? आपका विजडम क्या कहता है कि मोदी जी अभी कितने दिन और चलेंगे बतौर प्रधानमंत्री भारत? मुझे आश्चर्य होगा कि वो अपने जन्मदिन के तक निकल पाए कि नहीं, और उसके पहले ही कुछ हो जाएगा। जन्मदिन के पहले आप कह रहे हैं मोदी जी की छुट्टी हो जाएगी? हाँ। ऑलराइट, ओके, सो लास्ट में बस चलते चलते डॉक्टर स्वामी आप कोई एडवाइस मोदी जी को इस समय देना चाहेंगे? मैं क्या एडवाइस दूंगा, मेरा तो एडवाइस में जहर भरा हुआ है, ऐसा वो सोचेगा। मैं तो मेरा कर्तव्य है कि इस देश की रक्षा करनी चाहिए। मोदी जी के वेलविशर हैं या नहीं? हाँ? डॉक्टर स्वामी आप मोदी जी के वेलविशर हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, वो कल उसके पास उसके खाने पीने के लिए जगह नहीं है तो जरूर करुणा आएगी उसमें, परंतु इसको आज गद्दी में बैठते हुए मुझे ये कभी ये मत पूछो कि आपको कुछ उनके बारे कुछ प्रेम है या कि नहीं, ये सवाल उठता ही नहीं है। जब आप लड़ रहे हैं, लड़ने के समय में आप सवाल ही नहीं उठ सकते। माँ बाप में भी उनकी देहांत होने के बाद ही वो जाकर के उसकी अंत्येष्टि कराते थे। तो Can I ask you a very honest question towards the end, डॉक्टर स्वामी, कि क्या मोदी जी से आप इतनी नफरत करते क्यों हैं? उसका कारण क्या है? मैं तो नफरत इंदिरा गांधी से भी किया था, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी से भी किया था। ये नहीं, ये सवाल मैं कोई नफरत ही नहीं है। ये गलत काम हुआ है, इसके लिए सजा मिलनी चाहिए, इसका मेरा एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के लिए मैं लड़ रहा हूँ। अब इसमें सबको पर्सनल आप बनाते हो, कैसा पर्सनल बनाऊंगा? मुझे मोदी के साथ दोस्ती होनी है तो फिर मैं जाके उसके पांव पर गड़े होकर कहूंगा कि मैं तो आपका गुलाम हूँ, तो फिर मुझे मिनिस्टर बना देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। मोदी जी के सिद्धांत जो हैं उन सिद्धांतों से आप अग्री नहीं करते हो और मोदी जी ने देश का भला नहीं किया, एंड दैट इज प्रिसाइसली द रीजन देश का नुकसान किया है, देश का नुकसान किया। मैं तो बड़ी लिस्ट दे दूंगा, उसके लिए तो आपको अलग से मीटिंग करना, यानी ये करना पड़ेगा। ये जो आप कर रहे हैं टीवी में, उसमें बोलने के लिए अलग से करना पड़ेगा। वैसे बहुत ऐसे हुए हैं, उसके समय भी आएगा, आप खुद इसकी राय होंगे कि मैं इस पर बोलूं। और ये काफी ऐसे हैं कि जिसमें हम बोलते होते हाहाकार मच जाएगा। All right, Dr. Swami, it's always a pleasure having you on the program, and thank you so much for coming on 4 PM News Network. Thank you. Thank you, sir. Bye.